नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि लिखी गई है मॉर्गन हाउसल द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही हम सभी का एक फेवरेट टॉपिक है, जिसका नाम है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं या मैसेज क्या कन्वे करते हैं, वो ये है कि हम लाइफ में हर कोई इंसान जो है वेल्दी होना चाहता है और हम वेल्थ इकट्ठा करने में अपनी सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पहली बात तो कहते हैं वेल्थ अपनी लाइफ में इकट्ठा ही नहीं कर पाते, और अगर कुछ परसेंटेज इकट्ठा कर भी पाते हैं तो वो कहते हैं सस्टेन नहीं कर पाते, वो वेल्थ जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, वो उनके पास स्टे नहीं करती है, वो अपने उस वेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते, उसको सस्टेन नहीं कर पाते, उसको सो कॉल्ड मैनेज नहीं कर पाते, और वो उनको हाथ से निकल जाती है। तो इस चैप्टर में ओवरऑल ऑथर बताते हैं कि हमने मनी को, वेल्थ को, या कहते हैं जो ओवरऑल सो कॉल्ड जितनी भी हमारी पैसा है, धन है, उसको हमने कैसे प्राप्त करना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि अपनी लाइफ में उसको सस्टेन कैसे रखना है। ये ओवरऑल इस चैप्टर में ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। विद टेस्टिमनीज, विद एग्जांपल्स, ये ऑथर हमारे साथ इस चैप्टर में ओवरऑल डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारे पास बहुत कहते हैं हजारों नहीं लाखों हमारे पास स्कीम्स होंगी, वेज एंड मीन्स होंगे, मेथड्स होंगे, ये बताने के लिए कि हम कैसे वेल्दी हो सकते हैं, कैसे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, या पैसा कैसे कमा सकते हैं। इसके बारे में हम कहते हैं नॉलेज हमारे पास बहुत अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास इस बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, या हमारे पास रादर है ही नहीं कि हमने उस वेल्थ को सस्टेन कैसे करना है। ये वेल्थ को सस्टेन करने की इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी कम है कि ये इसके टॉपिक के बारे में हम कोई बात ही नहीं करता है। तो अब यहाँ पे ऑथर क्या है हमारे साथ इन दो टॉपिक पे कि वेल्थ को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं और वेल्थ को हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इस पे डिस्कस करते हैं। इस पे हमारे पे पूरे चैप्टर में एलैबोरेटली डिस्कस करते हैं, हमारे साथ हमें मैसेज देते हैं कि कैसे हमें और किन चीज़ों का हमें लाइफ में ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए एक तरीके से हम अपने आप को वेल्दी स्टेट में रख सकते हैं। तो आगे एक हमारे साथ एग्जांपल्स शेयर करते हैं, टेस्टिमनी शेयर करते हैं। पहली टेस्टिमनी, पहली एग्जांपल यहाँ पे एक बिजनेसमैन की देते हैं। बिजनेसमैन कौन थे? एक जेंटलमैन जेसी लिवरमोर थे। जेसी लिवरमोर क्या थे? ये स्टॉक मार्केट में एक बेसिकली मार्केट ट्रेडर थे, स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे। और ये कहते हैं बॉर्न हुए थे 1877 में, 1877 में बॉर्न हुए थे, और अपने 30s की एज में इतने सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए थे कि इनकी नेटवर्थ $100 मिलियन हो गई थी। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द अमेरिका। तो ये इनकी हिस्ट्री थी। 30 साल की उम्र तक ये इतना पैसा इन्होंने ट्रेडिंग से, मार्केट, शेयर मार्केट में एज ए ट्रेडर इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। इतना इनको एक्सपीरियंस हो गया था। और उसके बाद क्या होता है, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है, मार्केट क्रैश करती है। अमेरिकन हिस्ट्री में ये इंसिडेंस होता है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। उस हिस्ट्री में जो जब वो दुर्घटना होती है तो बहुत लोग उस वक्त जो हैं एक तरह से बैंकरप्ट हो जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, लोग सुइसाइड करने शुरू कर देते हैं। तो ये जो है उस अक्टूबर 1929 की बात होती है। तो ये जो हैं मिस्टर जेसी लिवरमोर, इनकी फैमिली जो है वो भी इनके प्रति वरिड होते हैं कि इनका भी पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि सभी लोग जो हैं बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए हैं उनकी सिचुएशंस। तो इनकी जो फैमिली है ये एक दिन स्टॉक मार्केट में जाते हैं, उसके बाद ये घर शाम को जब वापस आ रहे होते हैं तो इनकी क्या देखते हैं, ये इनकी फैमिली इनको वेट कर रही होती है और बहुत सहमे होते हैं, घबराए होते हैं। और इसकी वाइफ जो उनसे पूछती है
कि आप ठीक हैं, या मतलब हमारा कितना नुकसान हुआ है इस क्रैश की वजह से, या हमारा सर्वाइवल हो पाया नहीं हो पाया, या हम बैंक करप्ट हो गए हैं, या क्या सिचुएशन है। तो ये रादर थोड़ा एस्टॉनिश हो जाते हैं और उनको बड़ी एक खुशखबरी देते हैं अपनी फैमिली को। खुशखबरी क्या देते हैं? खुशखबरी ये देते हैं कि मैंने जो है अपनी लाइफ का सबसे बड़ा जो कहते हैं आज एक अचीवमेंट हासिल की है। अब लाइफ में अचीवमेंट की बात सुन के वो हैरान हो जाते हैं। उन कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब ये बताते हैं कि इन्होंने आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, या सबसे बड़ी एक कहते हैं इन्वेस्टमेंट पे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिली है, जो कि $3 बिलियन कहते हैं मैंने आज कमाए हैं इन अ सिंगल डे। तो ये $3 बिलियन इन अ सिंगल डे, जबकि मार्केट जो है क्रैश कर जाती है, एक ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है अमेरिकन इकॉनमी में। तो ये अब कैसे करते हैं? ये बेसिकली शॉर्ट करते हैं मार्केट में। बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं लोग, उनको पता है कि जो है एक इन्वेस्टमेंट है दो तरह की होती है, जिसमें एक तरह की इन्वेस्टमेंट जो है जिसमें बाय करते हैं फिर सेल करते हैं स्टॉक को। एक दूसरी स्ट्रेटजी होती है जिसमें पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं, जिसको शॉर्ट स्ट्रेटजी कहते हैं। तो ये शॉर्ट स्ट्रेटजी को अख्तियार करते हुए या उसको अपनाते हुए ये $3 बिलियन जो हैं उस वक्त उस अक्टूबर 1929 में ये अर्न कर लेते हैं, जबकि सभी लोग जो बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो इनकी उस वक्त की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, तो और ये लिटरली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जबकि इनकी कहते हैं सभी तरफ आजू बाजू में पूरी सोसाइटी में हाहाकार मचा होता है कि मार्केट क्रैश कर गई और लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, लोग सुसाइड कर रहे होते हैं, और हर तरफ जो है एक पैनिक क्रिएट हुआ होता है। और उसी दौरान कहते हैं एक और एक जेंटलमैन होते हैं जिनकी एग्जांपल यहाँ पे ऑथर शेयर करते हैं। दैट वाज अब्राहम जर्म्स्की। अब्राहम जर्म्स के एक ये भी मल्टी मिलियनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर होते हैं। ये भी रियल स्टेट के मल्टी मिलियनियर होते हैं, और साथ साथ में ये भी रियल स्टेट में स्टॉक एक्सचेंज में ये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अच्छे खासे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। अच्छे खासे पैसे ये स्टॉक मार्केट में कमा रहे होते हैं। और ये काफ़ी एक तरीके से अपना इनका हौसला जो है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में और सक्सेसफुल होते जाते हैं, तो ये इनका जो है डे बाय डे इनका हौसला जो है बढ़ता जाता है। और ये लालच के बस कहें या जैसे भी हो, इनका जो है एक तरीके से अंदर लालच इनके अंदर बढ़ता जाता है, और ये इन्वेस्टमेंट डे बाय डे बढ़ाते रहते हैं, और जो इन्वॉल्वमेंट है स्टॉक मार्केट में इनकी बढ़ाते रहते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। और अनफॉर्चुनेटली 1929 अक्टूबर में जैसे पहले बताया जो क्रैश आता है, तब क्या होता है उस वक्त ये जब मार्केट क्रैश होती है तो उसका झटका इनको भी लगता है। और वो झटका लगता है और इनके हालात क्या होते हैं, ये लिटरली बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। इनका जो सारी ज़िंदगी की कमाई होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये उसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा जो है स्टेक पे लगा चुके होते हैं शेयर मार्केट में, और उसकी वजह से क्या है ये अपना सारा पैसा गंवा लेते हैं और लिटरली बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं। और उस वक्त क्या करते हैं फिर, जब ये इनके हालात ऐसे हो जाते हैं अब्राहम जर्म्स के ये विद इन अ फ्यू डेज़ इनके बारे में पता चलता है कि इन्होंने सुइसाइड कर लिया है। अब यहाँ पे बात ऑथर करते हैं, बताते हैं कि ये दोनों इंसान जो थे, इनमें दोनों इंसानों में एक बात कॉमन थी। वो कॉमन क्या थी? इन्होंने पैसे को कैसे कमाना है दोनों को पता था। लेकिन उसके बाद एक और एपिसोड होता है जो कि ऑथर बाद में एक और मेंशन करते हैं कि ये 1929 अक्टूबर के बाद ये जब $3 बिलियन मिस्टर मूर, जैसी लिवरमूर कमा लेते हैं, उसके बाद ये लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। और उसके बाद 1933 में 1933 में फिर क्या होता है, ये बिल्कुल क्या है एक बार उसके बाद फिर ये मार्केट में स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लेविशली उसमें लगा देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होके लगा देते हैं, और लिटरली
डेट में आ जाते हैं और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये मारे जाते हैं और एक तरीके से सारा कुछ जो है ये इनके हाथ से छिन जाता है, स्टॉक मार्केट में सारा कुछ खो लेते हैं। और उसके बाद ये भी कहते हैं डिसअपीयर हो जाते हैं और डिसअपीयर होने के बाद कुछ टाइम बाद पता चलता है कि इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। अब यहाँ पे ऑथर मैसेज हमें क्या कन्वे करते हैं कि इन दोनों बंदों को, जैसी मूर को और अब्राहम जर्मस्के को, दोनों को एक बात पता थी कि पैसा कैसे जनरेट करना है, दोनों ने जनरेट किया। और लेकिन इन दोनों में कॉमन बात एक और थी, इन दोनों को नहीं पता था, इनकी जो एक स्किल दोनों में नहीं थी वो क्या थी कि पैसे को सस्टेन कैसे रखना है, पैसे को कमा के उसको सस्टेन कैसे रखना है, उस सिचुएशन को, पैसे को संभाल के कैसे रखना है, ये दोनों को नहीं पता था। और उसी की वजह से, उसी की कमी से दोनों की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि इतना पैसा कमाने के बाद, इतनी एक लेविश लाइफस्टाइल होने के बावजूद अंत इनका क्या होता है, ये बिल्कुल सड़क पे आते हैं। सड़क पे आने के बाद ये लिटरली अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑथर हमें समझाना ये चाहते हैं कि हमें पहले बात ये कि पैसा कमाना ये बहुत कम लोगों को पता है, अगर आता है कमाना तो कहते हैं फिर संभालना नहीं आता है। और वो यहाँ पे बात करते हैं हमारे साथ, ये दो चीज़ें हैं, गेटिंग मनी इज़ वन थिंग एंड कीपिंग इट इज़ अनदर, या सस्टेनिंग इज़ अनदर थिंग। ये दो एस्पेक्ट हैं इस पूरे खेल के, कि हम पैसा कैसे कमाएं और उसके बाद उसको सस्टेन कैसे रखें या उसको संभालें कैसे। और यहाँ पे कहते हैं जो वेल्थ है वो जनरेशन, वेल्थ जनरेशन जो है अपने आप नो डाउट ये एक कम्बरसम या एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं कमा सकते हैं, बट डेफिनेटली इसको सस्टेन करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि हम क्या होता है कि इसको कमाने के बाद ज़्यादातर लोग जो हैं एक तरीके से अपने आप को अनकंट्रोल्ड वे से या लेविश लाइफस्टाइल जीने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है। और इसकी मिसमैनेजमेंट है जो पैसे की, मनी की या वेल्थ की, वो उनको एंड अप करती है कि वो लिटरली बैंकरप्ट हो जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं। तो कहते हैं ये एक तरीके से मनी की जो सक्सेस है, अगर देखें मनी की पूरे खेल में जो एक सक्सेस है, दैट इज़ इट इज़ जस्ट लाइक ए सर्वाइवल, ये सर्वाइवल की गेम है। और यहाँ पे बताते हैं कि कीपिंग मनी आर टू डिफरेंट स्किल्स, गेटिंग मनी एंड कीपिंग मनी, पैसे को प्राप्त करना और उसको संभाल के रखना, ये दो अलग अलग स्किल हैं। और यहाँ पे गेटिंग मनी के लिए क्या आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, आपके पास करेज होना चाहिए, एक तरीके से रिस्क लेने का करेज होना चाहिए। और आपके साथ साथ उसमें क्या, आपके साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को पुट फॉरवर्ड करने का आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है कि पैसा आपको सस्टेन रखने की, अपने पास मेंटेन रखने के लिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए अपने आप में एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। अपने आप में ह्यूमिलिटी के साथ साथ आपके अंदर ये आपके अंदर माइंड में ये बात होनी चाहिए कि आपने जो पैसा कमाया है उसमें नो डाउट कहीं ना कहीं लक का फैक्टर है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ ये जो लक के फैक्टर ने आपको फेवर किया, आपने पैसा कमाया, आप ये मान के चलें, ये समझ के चलें कि इन फ्यूचर वो लक फैक्टर जो है ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार आपकी फेवर करेगा, आपका साथ देगा। वो आपके उलट भी काम कर सकता है और आपको बैंकरप्ट भी कर सकता है, आपको सड़क पे भी ला सकता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है जब पैसे को संभालने की बात आती है। और यहाँ पे बात बहुत क्लियर करते हैं ऑथर के, जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो जैसे पहले बताया, ये मनी जो है इट्स अ गेम ऑफ सर्वाइवल। और ये कहते हैं एक तरीके से ये ग्रोथ नहीं है, एक तरीके से ना ये ग्रोथ की गेम है, ना ये माइंड की गेम है, बट इट्स अ गेम ऑफ सर्वाइवल। इट्स ये क्या है बेसिकली, इट्स अ गेम ऑफ स्टिकिंग टू योर वैल्यूज़, मीन्स और गोल्स, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल विदाउट गेटिंग वाइप्ड आउट बाय द
इन बिटवीन जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या लो जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं, जो भी आंधी तूफान आते हैं, उसमें से बचते हुए आपने लॉन्ग टर्म में कैसे अपने आप को सर्वाइव करके रखना है, कैसे अपने सर्वाइव करके चलना है, उस पर डिपेंड करता है। वो आपकी कहते हैं लॉन्ग टर्म में पैसे को कमाने की, पैसे को मेंटेन करने की या सस्टेन करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको डिफाइन करता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो कहते हैं पैसा है, वो आपकी सर्वाइवल मेंटेलिटी है। दिस इज़ सो कॉल्ड द सर्वाइवल मेंटेलिटी ऑफ एनी पर्सन, जो कि उसके पास पैसा कितना वो कमाएगा और कितना वो सस्टेन कर पाएगा, उस पर डिपेंड करता है। और इसके बाद डेफिनेटली जो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है मनी का, वो कब काम करता है, जब पैसे को आप होल्ड ऑन करते हैं। जब वो कहते हैं अगर पैसा आप होल्ड ऑन करते हैं साल 2 साल के लिए, तो उसका इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। इट्स जस्ट लाइक आप कहते हैं एक बांस के दरख्त को बीजते हैं तो 1-2 साल में उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, 10 साल के बाद उसके कहते हैं रिजल्ट आने दिखाई देने शुरू होते हैं। और अगर 50 साल तक आप उसको होल्ड कर पाते हैं या उसको कहते हैं उसकी देखभाल करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। सो कंपाउंडिंग रिजल्ट के लिए भी आपको मनी को लंबे समय के लिए एक तरह से इन्वेस्ट करना होगा, लंबे समय तक उसको सस्टेन करके रखना होगा, मेंटेन करके रखना होगा, तब उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट के रिजल्ट्स आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं एक बार फिर से कि हम वॉरेन बफे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्टॉक्स को चुना, उन पे इन्वेस्ट किया, उनको संभाला। लेकिन उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने नहीं की, और जो चीज़ें उन्होंने नहीं की वो हमें नहीं पता हैं वो क्या क्या हैं। वो ऑथर बताते हैं कि उन्होंने कभी भी कहते हैं डेट नहीं लिया, कभी भी किसी से कर्जा नहीं लिया, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, कभी भी पैनिक में कहते हैं अपने स्टॉक्स को बेचा नहीं, कभी भी उन्होंने किसी के साथ कहते हैं बिजनेस रेपुटेशन के लिए कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, कभी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग या अनएथिकल वेज एंड मीन को नहीं अपनाया। और कभी भी उन्होंने कहते हैं अपनी जो कहते हैं एक स्ट्रेटजी को अपना के उसके साथ ही कहते हैं अटैच्ड रहना, ऐसे नहीं, एज़ पर टाइम, एज़ पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते थे, ताकि अल्टीमेटली उनको जो है बेनिफिट मिल सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखते थे वो अपनी गेम में, अपनी पूरी स्ट्रेटजी में, ये वो करते थे। एक स्ट्रेटजी के साथ कभी भी वो फिक्स नहीं रहते थे। और क्या करते थे, क्या वो नहीं करते थे, वो कि क्या ये थे कि वो अपना कभी भी अपने आप को एक तरीके से अपने आप को कभी भी उन्होंने रिटायर नहीं किया। अपनी गेम को कहते हैं 10 साल से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, और 90 साल तक 85-90 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करते रहे, और बीच में कभी भी वो रिटायरमेंट नहीं उन्होंने ली। तो ये सबसे बड़े कहते हैं कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि उन्होंने नहीं किए, जो कि हमें नहीं पता हैं। और यही कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि उनके सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है, कारण है। ऑथर बताते हैं कि 3 इंसान थे, 3 दोस्त थे रादर, जो जिनमें से वॉरेन बफे थे, एक मिस्टर चार्ले थे, एक रिक थे। ये 3 फ्रेंड थे जिन्होंने इकट्ठे इन्वेस्टमेंट्स की, और इनमें से चार्लीज एंड रिक ये जो थे, ये वॉरेन बफे के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। और लेकिन वॉरेन बफे की इंटरव्यू से जब एक ऑथर के साथ एक इंटरव्यू इनकी की गई वॉरेन बफे की, तो उस इंटरव्यू के दौरान वॉरेन बफे ने बताया कि जो रिक थे वो उस पूरी गेम में जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो इनके साथ हुआ, उसकी पूरी एपिसोड को सुनाते हुए, उस घटनाक्रम को बताते हुए कहते हैं कि उस पूरे इन्वेस्टमेंट के बाद हमें पता था वॉरेन बफे को और चार्ली को कि वो अल्टीमेटली उस पूरे इन्वेस्टमेंट में एक बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट करेंगे, बट उसमें से रिक नहीं कमा पाएंगे, रिक उसमें वेल्थ नहीं जनरेट कर पाएंगे। उसमें हमें एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे देते हैं जो कि हमें समझना चाहिए, अपने साथ कहते हैं उसकी गांठ बांध लेना चाहिए। अब वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि उन्होंने बोला, जो कि हमें बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है,
कि जो मिस्टर रिक थे वो नहीं वेल्थ जनरेट कर पाए, और उसके पीछे कारण क्या था, और ये मिस्टर चार्ली और वारन बफे वेल्थ जनरेट कर पाए, ये इसके पीछे क्या कारण था, दोनों में डिफरेंस क्या था। डिफरेंस ये था कि जो मिस्टर रिक थे वो बेसिकली हमेशा जल्दबाजी में रहते थे, वो चाहते थे कि जल्दबाजी में मैं पैसा कमा लूं। और जो वॉरेन बफे और मिस्टर चार्ली थे, इनको पता था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीरे धीरे कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ हम जो है लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट कर लेंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज इन दिस चैप्टर, इन दिस होल बुक द ऑथर गिव्स अस, कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि वेल्थ जनरेशन, वेल्थ मेंटेनेंस, वेल्थ की सस्टेनेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है आपकी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ पे। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप मूव ऑन करेंगे, ग्रो करेंगे, कंपाउंडिंग फैक्ट का फ़ायदा लेंगे, तो डेफिनेटली इन अ लॉन्ग टर्म यू विल बी ए बिग गन। लेकिन अगर आप हरी में रहेंगे, जल्दबाजी में, शॉर्ट टर्म में कहते हैं, और शॉर्टकट से आप अमीर बनने की कोशिश करेंगे रातों रात, तो कहते हैं देन डेफिनेटली यू विल लूज़ एवरीथिंग एंड एंड अप इनटू बैंकरप्ट कहते हैं, और सड़क पे आ जाएंगे आप लिटरली। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। और ऑथर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देते हैं चार्ली के साथ, वारन बफे के साथ, और उनके फ्रेंड रिक के साथ क्या हुआ, और किस तरीके से रिक जो है इस पूरे इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा ना उठा पाके उन कहते हैं एक तरीके से वो पूरी इस गेम में से बाहर हो गए, और चार्ली और वारन बफे थे वो इस पूरी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एक तरीके से इस वेल्थ को जनरेट किया। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे कन्वे करते हैं। और यहाँ पे एक हमें एक और बात बताते हैं कि इस पूरे जो एक सर्वाइवल माइंडसेट है, ये जो सर्वाइवल माइंडसेट पैसे को पैदा करने में और उसको मेंटेन करने में, मनी को जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेल्थ जो है, इसमें कहते हैं तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तीन स्ट्रेटजीज़ या तीन ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि काम आते हैं सर्वाइवल माइंड के लिए। वो क्या क्या हैं? पहला प्रिंसिपल या पहला पॉइंट इसमें जो बताते हैं वो ये है कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें बिग रिटर्न्स पे नहीं फोकस करना होता। यहाँ पे भी बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। हमें बिग रिटर्न पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है कि हम फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बने। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अनब्रेकेबल बनना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हैविंग द बिग रिटर्न्स। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होंगे तो हम लॉन्ग टर्म चल पाएंगे, लॉन्ग टर्म चल पाएंगे तो हम कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा ले पाएंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा ले पाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हम डेफिनेटली बिग रिटर्न्स हमें मिल ही जाएंगी। लेकिन अगर हम फाइनेंशियली अनब्रेकेबल जो माइंडसेट ना रखते हुए अकेला बिग रिटर्न के पीछे भागेंगे तो अल्टीमेटली वो जैसे पहले रिक के साथ हुआ, तो हम कहते हैं हरी में पड़ेंगे, हरी में पड़ेंगे तो डेफिनेटली विल एंड अप इनटू मैसिंग अप आवर लाइफ। तो हम कहते हैं बैंकरप्ट होंगे, सड़क पे आएंगे तो, और गलत डिसीजन लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पॉइंट क्या है? प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? प्लानिंग में इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग पार्ट में आप जो प्लान करते हैं उस प्लानिंग में भी कहते हैं क्या कमी हो सकती है, प्लानिंग में भी क्या फेलियर हो सकता है, उस का भी आगे प्लान करके चलना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग में क्या प्लान फेल हो सकता है उसकी प्लानिंग करके चलना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या यूं कहें कि कंटीजेंसी प्लान जब हम प्लान करते हैं तो डेफिनेटली जो प्लान है हमारा कभी भी कहते हैं 100% सक्सेसफुल नहीं होता है, उसमें फेलियर्स होते हैं। और उस फेलियर्स को कवर अप करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, और प्लान होना चाहिए जिसको हमें कंटीजेंसी प्लान कहते हैं। जब हम कंटीजेंसी प्लान्स को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो जो लॉसेस होते हैं हमारे प्लान में, जो कहते हैं कमियां होती हैं, वो पूरी होती हैं। तो ये प्लानिंग के पार्ट पे जो फेलियर्स होते हैं उनको कवर अप करने के लिए जो कंटीजेंसी प्लान्स हैं वो हमारे काम आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें करने चाहिए। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ बारबेल्ड पर्सनैलिटी। ये कहते हैं एक हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अभी ये बारबेल्ड पर्सनैलिटी क्या होती है? बारबेल्ड पर्सनैलिटी का मतलब है कि फ्यूचरिस्टिक हमारी जो एक माइंडसेट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारा जो कहते हैं
प्रेजेंटली हमें जो एक तरीके से हमें हमारे माइंड में ये एक तरह से डर या एक तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी ये भी होना चाहिए, हमें कैलकुलेटेड ये रिस्क भी हमें एवेल्यूएट करना चाहिए कि कहाँ पे गलती हो सकती है या कहाँ पे हमें इशू हो सकता है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम साथ साथ में देख के समझ के चलते हैं तो डेफिनेटली एक तरीके से हम अपनी लाइफ में वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे, वेल्थ को जनरेट कर पाएंगे और वेल्थ को सस्टेन कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी विद पैरानॉइड थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके साथ साथ ऑथर फाइनली हमें बताते हैं कि जो अमेरिकन हिस्ट्री में 170 साल की हिस्ट्री अगर उठा के देखें, ऑथर बताते हैं तो उसमें से कहते हैं बहुत से कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जैसे कि कहते हैं 1.3 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो उनकी डेथ हुई 170 साल की अगर इकॉनमी देखी जाए, और उसमें से 99.9% कंपनियां कहते हैं उन्होंने जन्म लिया, वो ख़त्म हो गई, वैनिश हो गई, उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था, वैनिश हो गई वो। और यूएस के कहते हैं 4 प्रेसिडेंट का असैसिनेट हो गए इस 170 साल के टाइम में, 33 रिसेशंस आए, और इसके बाद स्टॉक मार्केट में कहते हैं जो वैल्यूएशंस थी स्टॉक की वो 1/3 रही, और एटलीस्ट ये 12 बार ऐसा हुआ। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स बताते हैं जो कि 170 साल में पूरी अमेरिकन इकॉनमी में ये हुई। और यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो माइंडसेट है वो कहते हैं हमारी पैरानॉइड और ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पैरानॉइड और ऑप्टिमिस्टिक जो माइंडसेट है पैरेलली होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम एक बात कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में पैरानॉइड थिंकिंग रखते हुए, यानी कि शॉर्ट टर्म अपनी गलतियों को शॉर्ट टर्म में जितने भी रिस्क हैं उनको वैल्यूएट करते हुए, समझते हुए, अकॉर्डिंगली कंटीजेंसी प्लान बनाते हुए और लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए हम वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं और वेल्थ को सस्टेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसी के साथ कहते हैं यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे जेसी लिवरमोर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने शॉर्ट टर्म में कहते हैं पैसा कमाया, और पैसा इतना कमाया ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और उनके बाद गलत डिसीजन लेने शुरू किए, और गलत डिसीजन लेते लेते एंड अप कहाँ पे हुए, इन स्पाइट ऑफ अर्निंग $3 बिलियन इन अमेरिकन रिसेशन इन अ सिंगल डे। उसके बाद वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, इतने कहते हैं ज़्यादा वो स्टॉक में ओवर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, उन्होंने स्टॉक्स पे गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी कि 1933 में ही एंडेड अप इनटू बैंकरप्ट, कि वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए, सड़क पे आ गए, उनका सब कुछ बिक गया और अल्टीमेटली उन्होंने सुइसाइड कर लिया। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि फाइनली कंक्लूड करते हैं चैप्टर को ऑथर के हमें ये समझना होगा कि वेल्थ क्रिएशन जनरेशन ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में। हम ये कर सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज बहुत है और बहुत वेज एंड मीन्स एंड मेथडोलॉजीज़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमें नहीं पता है, जो नहीं सिखाया जाता है कि उसको सस्टेन कैसे रखना है, उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि एग्जांपल्स शेयर करके, टेस्टिमनी शेयर करके ऑथर ने हमारे साथ समझाया कि कैसे लोगों ने अपने आप को इतनी लाइफ में आगे बढ़ने के बावजूद, इतनी हाइट पे या सक्सेसफुल होने के बाद वो कैसे लिटरली क्रैश कर गई उनकी लाइफ और सड़क पे आ गए और अपनी लाइफ को एंड अप कर दिया, उन्होंने सुइसाइड कर लिए। तो हमें इस चीज़ को समझते हुए एक सीख लेनी है, या एक तरीके से एक अपने आप को एडवाइस वो देते हैं हमें कि हमें लाइफ में वेल्थ को जनरेट करने के साथ साथ उसको सस्टेन करने के लिए ह्यूमिलिटी अपने अंदर लेके आनी है। ह्यूमिलिटी के लेके आने के साथ साथ हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है और एक तरह से पैरानॉइड थिंकिंग रखनी है शॉर्ट टर्म में, ताकि जो हमारे सो कॉल्ड हम जो एक तरीके से अपने अराउंड हमारे जो हैं एक कह सकते हैं जितने भी हमें लगते हैं कि हमारे एक तरीके से अराउंड आवर एनवायरनमेंट जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, हम उनको वैल्यूएट करके, उनको पहचान के अपने फ्यूचर में ऑप्टिमिस्टिकली उनको वैल्यूएट करते हुए लाइफ में मूव ऑन कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है
टेल्स यू विन। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।